हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट एसएसटी क्लास 8 का ये हमारा चैप्टर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिशेज पावर। तो हम यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की किस तरीके से शुरुआत होती है, किस तरीके से अंग्रेजों ने पूरा जो है कब्जा कर लिया था, इसकी शुरुआत कैसे होती है, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, हमको प्लासी का युद्ध भी पढ़ना है। आज की क्लास बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैंने खुद ये पीडीएफ जो है जनरेट किया है सो दैट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि इंग्लिश का भी एटलीस्ट यहाँ पर लिखा होना चाहिए ताकि वो समझ सकें। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिजिटल जीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से आपकी सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। अगर आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके नोट्स भी ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, तो चलिए बेसिकली आज की क्लास हमारी पार्ट वाइज में ही होगी क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत लेंदी है। अच्छा, नई एनसीईआरटी जो भी है ना, उसमें क्या किया है इन लोगों ने, दो दो चैप्टर्स को मर्ज किया हुआ है। तो इस एक चैप्टर बस एक कहने के लिए एक चैप्टर है, बट इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आपको नाम तो पता ही चल चुका होगा कि फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी मतलब व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये इतना तो आसान नहीं होगा, बट इन्होंने कर लिया। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में पता चल जाए। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो आपसे पूछेगा आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब। ठीक है, इसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल किया था। 1707 में उनके मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें ये भी कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। क्या हुआ कि आखिरी बादशाह तो था औरंगजेब, और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है उसके बाद से बहुत सारे जमींदार और भी जो सूबेदार थे वो अब पावर में आने लगे। साथ में जो भी उनके आसपास का एरिया होता था ना, उस पर इन लोगों ने अपनी एक तरीके से कब्जा ही कर लिया। ठीक है, अलग अलग भागों में जो क्षेत्रीय रियासतें हैं मतलब निकल के आने लगी औरंगजेब की मृत्यु के बाद। इवन दिल्ली भी अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी 18वीं सदी। देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। ठीक है, अब धीरे धीरे 18वीं सदी के स्टार्टिंग में जो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेज जो है वो एक पावर के रूप में कहा जाए तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो कंट्रोल करने लगे थे। तो क्या आप जानते हो, डू यू नो दैट कि अंग्रेज जो है पहले पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आया था। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी कंपनी थी और उसके पास बहुत सारे पावर्स थे, नहीं, वो छोटा सा था और यहाँ के इलाकों पे इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि हम आए हैं तो जितने भी एरिया हैं सबको कब्जा लेते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के मतलब टेरिटरी आए थे व्यापार करने, बट वो साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो पूरा, उन्होंने एक तरीके से बोला जाए तो डिक्टेटर ही था, वो पूरा राज करने लगे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, उसी के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि आए थे वो छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में। अब इनकी चालबाजियां हैं, ठीक है, वो आपसे पूछेगा भी। और अच्छा, मैं सोच रही थी ना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों साइड बाई साइड ऐसे रखने का, बट क्या हो रहा था कि जब हिंदी यहाँ पर और इंग्लिश यहाँ पे लगा रहे थे तो ये और भी छोटा हो जा रहा था, दिख ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने इसके नीचे रखा है। यहाँ से जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, तो एक एक चीज़ को बार बार पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हुआ, देखा आपने कि किस तरीके से आखिर में एक छोटा सा व्यापार करने आए थे, साम्राज्य कैसे बन गए। देखिए, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, एक सेकेंड, हाँ, तो 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते अभी हम आपको इसको दिखाएंगे। ये जो यहाँ पर है आपका, ये अफ्रीका, यहाँ पे बम्बई, भारत, मद्रास, कलकत्ता, कैंटून, और ये है केप ऑफ गुड, इसके केप ऑफ गुड होप, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, इसका क्या मतलब है। देखिए, 1600 में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है,
ठीक है, पहले समझते हैं। 1600 में, ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि जो ये आपके स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पर डेट पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर कब हासिल किया। सोचिए, तो 1600 में, इस चीज का ध्यान रखना। तो 1600 में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने क्या किया, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम, इससे क्या किया, चार्टर मतलब एक इजाजतनामा जो है वो हासिल कर लिया। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से 1600 ईस्वी में। अब उनको मिल गया था, परमिशन भी मिल गया था, जिससे कि क्या हुआ ना कि जो ये कंपनी है, ये कंपनी इसको पूरब से मतलब ईस्ट से व्यापार करने का एक तरीके से अधिकार मिल गया कि ठीक है अब तुम पूरब से व्यापार करने का तुम्हारे पास अधिकार है, क्योंकि इसने एलिजाबेथ से ले लिया। स्टोरी समझिए क्योंकि स्टेटमेंट में यही सारी चीजें काम आएंगी। अब ये जो इसने इजाजतनामा लिया था, या जिसे हम चार्टर बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड की, ये जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी जो है, जो पूर्व में जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से राज करना था, तो यहाँ इस जो चार्टर जो इसने लिया था, इसका मतलब यही था कि इस इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, मतलब राज चलेगा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही। ठीक है, ये इजाजतनामा है, ये एक चार्टर है, इसका मतलब है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल कर लिया, जिससे कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब इस चार्टर का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश वाला रखा तो है, बट क्या करें, बार बार ऐसे नीचे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ, guaranteeing it the sole right to trade with the East. This mean that no other trading group in England could compete with the East India Company. मतलब वही है कि भाई अब इंग्लैंड से इन्होंने ले लिया है चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो पूरब से व्यापार करेंगे यही, अब कोई दूसरी कंपनी इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकती है। सिंपल सा ये मतलब है। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आई, ये आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये साम्राज्य बन बैठे। ठीक है, अब ये कॉम्पीट कोई नहीं कर सकता है, तो इस चार्टर के सहारे, मतलब ये जो चार्टर था, इजाजतनामा जो इन्होंने लिया था एलिजाबेथ से, इसके सहारे कंपनी जो है समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। मतलब इनके पास तो भाई पूरा है कि ये अब जा सकते हैं, अब वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं, तो इनको मुनाफा ही होगा। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। मतलब कंपनी अब थे तो सब अंग्रेजी ही, तो इनको कोई ऐसा नहीं था कि भाई हम कंपटीशन से, हमको तुमसे डर लग रहा है, कोई दूसरी जो भी कंपनियां थी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। वाणिज्यिक कंपनी का मतलब ये है ना कि सस्ती चीज, सस्ते दाम पे मैं चीज खरीदूंगी और उसको महंगे पे बेचूंगी, तो मुझे क्या होगा, मुनाफा होगा। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना भी हो तब भी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकते थे। ठीक है, तो यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, लेकिन इनका क्या था, दस्तावेज जो था कि हम पूरब से हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है कि इधर से हमसे अब कोई कॉम्पीट नहीं करेगा, ये इनका चार्टर था, मतलब कि इजाजतनामा। लेकिन ये जो शाही दस्तावेज था ना, दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था तो यही कि भाई ठीक है पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी ही सब कुछ करेगा, बट ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, बाकी सब भी आ गए और वो भी अपना एक तरीके से व्यापार वगैरह करने के लिए। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में, आपको पता ही है, इन्होंने अपना ठिकाना बनाया था पुर्तगालियों ने, और पुर्तगाल के जो खोजी यात्री हैं वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो ये भी लाइन पूछता है कि किसने समुद्री मार्ग का पता लगाया था, तो वो है 1498 में वास्को डी गामा। ठीक है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो जहाज है वो अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर जब तक वो पार करता तब तक पुर्तगाली ही आ गए। और यही ये फोटो है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये एक सेकंड, ये अफ्रीका का चक्कर लगा रहे हैं, ये है। ठीक है, केप ऑफ गुड के थ्रू यहाँ पर देखिए। ठीक है, उसके पहले ही क्या किया, पुर्तगालियों ने अपना गोवा में ठिकाना बना लिया। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये सारा ये दिखाया गया है। यहाँ पर ये आपका केप ऑफ गुड होप है, यहाँ पर फिर ये आपका भारत है हमारा, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ये आपका कैंटोन है। ठीक है,
तो इस तरीके से पुर्तगालियों ने भी अपना ठिकाना बना ही लिया था। और सब उसका पुर्तगाली के खोज यात्री का नाम याद रखिएगा, वास्को डी गामा। ये भी पूछता है, वास्को डी गामा नहीं, 1498, ये डेट ईयर याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको जो हिंदी में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई दी हैं, तो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्योंकि कुछ टर्म्स तो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, एकदम शुद्ध हिंदी तो हम यहाँ बोलेंगे नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, तो ये है आपका केप ऑफ गुड होप। और इसका चक्कर लगा ही रहे थे कि वास्को डी गामा ने पहले ही अपना गोवा में ठिकाना बना लिया था। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पर भी मैंने आपको बता ही दिया है, मर्सेंटाइल का मतलब क्या होता है कि सस्ते दामों पे मैं चीज़ खरीदूंगी, इसको महंगे पे बेचूंगी, तो मुझे क्या होगा, हायर प्राइसेस पे तो मुनाफा ही होगा। उसके बाद से यहाँ पर देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि वो उसको पूरा से पूरा अधिकार मिल गया था काम करने का, वो अपना काम कर रहे थे। बट इसने बंगाल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो बंगाल में व्यापार शुरू करती है। किस तरीके से करती है इसके बारे में देखिए। देखिए देखिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। याद रखिएगा, ये कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहते थे, फैक्टर। ठीक है, तो जो भी व्यापारी हैं उस जमाने में हम उनको फैक्टर ही कहते थे। तो वो लोग अपना काम जो हुगली नदी के किनारे से शुरू हुई थी, तो वहीं से वो लोग अपना काम चलाते थे। अब इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस का मतलब होता है जहां पर निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाए, कलेक्ट किया जाए। यहीं पर उनके ऑफिस भी होते थे, जिनमें कंपनी के जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे वो वहाँ पर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। व्यापार भी उनका फैला, तो कंपनी ने बोला कि जो भी सौदागर हैं, व्यापारी हैं, वो कंपनी के आसपास में आए, यहीं पर रहें, यहीं से काम करें। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। इसने देखिए धीरे धीरे किया, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट आके उसने कब्जा कर लिया, नहीं। जो ईस्ट इंडिया ये जो भी थे अंग्रेज, ये धीरे धीरे अपना जो है, पहले उन्होंने कंपनी थोड़ी सी बनाई, फिर उसके पास लोगों को आकर रहने के लिए कहा, फिर धीरे धीरे किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को भी एक तरीके से रिश्वत वगैरह देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। ठीक है, मुगल अफसर से। इनमें से एक गांव था कालीकट, मतलब आज इसको हम बोलते हैं कोलकाता। अब कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। अब देखिए, ये थे तो बड़े चालाक। सोचिए, इसने औरंगजेब जो कि इतना पावरफुल था, उसको इसने इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि देखो भाई, हम व्यापार करेंगे बट बिना शुल्क चुकाए, इस तरीके का एक फरमान जारी कर दो। ठीक है, मतलब फ्री में। फिर कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। जैसे कि औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार, मतलब कि कंपनी व्यापार कर रही थी, उसको कोई पैसे नहीं देने थे, इस तरीके का फरमान उसने जारी करवाया था औरंगजेब से। तो ये अधिकार मिला था सिर्फ और सिर्फ किसको, कंपनी को। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर, जैसे कि मान लो मैं हूँ और मैं उस कंपनी में हूँ, तो अगर मैं खुद से अपना कोई काम करूँगी तो मुझे ऐसा कुछ छूट नहीं है, मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे। बट ये जो कंपनी है, इनको कोई पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, तो कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे, अगर वो खुद से व्यापार चलाते हैं तो उनको यह छूट नहीं था। लेकिन उन्होंने भी, बट थे तो सब एक ही, वो भी धीरे धीरे उन्होंने बोल दिया कि भैया हम पैसे वैसे नहीं देंगे, हम कोई शुल्क नहीं चुकाएंगे। ठीक है, अब आप सोचो कि कोई व्यापार कर रहा है और वो पैसे दे ही नहीं रहा है, वहाँ के जो शासक हैं, तो इससे क्या होगा, बंगाल में जो, ऊपर से ये सब बंगाल में ही व्यापार कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि बंगाल में राजस्व वसूली जो है वो बहुत कम हो गई। ठीक है, तो उसके बाद से बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खान, इसने इसका विरोध किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि इसकी शुरुआत होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कैसे शुरू की। पहले उसने धीरे से कंपनी बसाया, वहां पर लोगों को रहने के लिए कहा, किले बनवाए। उसके बाद से उसने औरंगजेब से को भी इस बात से मना लिया कि हम कोई शुल्क नहीं देंगे। फिर वहाँ के जो ऑफिसर्स थे निजी तौर पे जो अपना काम कर रहे थे, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी नहीं देंगे। अब इससे धीरे धीरे राजस्व वसूली में बहुत कमी आ गई थी। तो बंगाल का नवाब जो था मुर्शिद कुली खान, उसने इसका विरोध करना स्टार्ट किया कि क्यों भाई, तुम जब यहाँ पर काम कर रहे हो तो तुम पैसे क्यों नहीं दोगे, मतलब जो भी टैक्स वगैरह। यहाँ पर देखिए ये उसी तरीके का एक फोटो है। अब ये सारी चीजें चली रही थी। यहाँ पर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। सेम वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने 1651 में हुगली नदी के किनारे अपना बसाया कंपनी, ट्रेडर्स जिसको हम फैक्टर कहते थे। धीरे धीरे वहां पर एक्सपोर्ट होने लगी चीजें, स्टोर जो भी था वहां पे लोग, ऑफिसर्स की जो सब कुछ वहां पर था, मतलब कि ऑफिसेस वगैरह थे, वहीं पर ऑफिसर्स बैठते भी थे। बट इनका मेन मोटिव क्या था ना,
अभी आप आगे देखोगे कि इन्होंने राजनीतिक आर्थिक मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी चतुराई के साथ धीरे धीरे इन्होंने सब कुछ कब्जा कर लिया, और लास्ट में तो भाई ये खुद ही स्वामी बन बैठे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका जब विरोध होने लगा, मुर्शिद कुली खान ने विरोध किया, तो ये जो व्यापार था, व्यापार से युद्ध तक कैसे फैला, देखिए। सॉरी, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और जो बंगाल के नवाब हैं इनका टकराव ना काफी बढ़ गया था। अब भाई बढ़ेगा ही, कंपनी जो है अपने मुनाफे कमा रही है और पैसे भी नहीं दे रही है, ऊपर से खुद ही हुक्म भी दे रही है कि हम पैसे नहीं देंगे, तो टकराव तो होना जरूरी था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। स्टार्टिंग में हमने देखा कि जमींदार सूबेदार सब जो है अपने अपने एरिया में पावरफुल बन गए, अपनी ताकत दिखा रहे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी, जितने भी थे सब ऐसे ही थे। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बनते हैं। ठीक है, पहले मुर्शिद कुली खान बनता है, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, और ये सभी ना बहुत पावरफुल थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अब जैसे औरंगजेब ने तो भाई फरमान जारी कर दिया था, बट इन्होंने बोला कि तुम्हें भी सेम चीज़ें फॉलो करनी होगी, कोई एक्स्ट्रा तुम्हें यहाँ पर कुछ रियायत नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे कि अगर तुमको व्यापार करना है तो तुमको हमें मतलब भाई कुछ होगा रकम वगैरह, नजराने देने होंगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया कंपनी को। और जो किलेबंदी बढ़ा रहे थे ना, ये कंपनी अपने एरिया के आसपास धीरे धीरे किलेबंदी कर रहे थे, इसको भी बढ़ाने से रोक दिया। साथ में जो कंपनी थी उस पर एक तरीके से फ्रॉड, इसका भी आरोप लगाया। ठीक है, और उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली भी कम होती जा रही है। ठीक है, और बंगाल के जो नवाब हैं उनकी ताकत भी कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि कंपनी टैक्स दे ही नहीं रही थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। ये सब ये बता रहे हैं कि एक तो ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, ऊपर से हमारी ही बेइज्जती कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। तो ये आपका व्यापार से युद्ध तक इसी तरीके से फैला, जब कंपनी ने टैक्स वगैरह देने से मना कर दिया, ऊपर से फ्रॉड, बहुत सारी चीज़ें थी, राजस्व वसूली भी कम हो रही थी, नवाबों की जो ताकत है वो भी कमज़ोर पड़ रही थी। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि तुम्हें अब कोई रियायत हम नहीं देंगे, तुम्हें भी सेम चीज़ें फॉलो करनी होगी, तुम्हें हमें नजराने देने होंगे, तुम्हें सिक्के ढालने का अधिकार हम नहीं देंगे, किलेबंदी जो तुम कर रहे हो वो भी हम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि कंपनी भी तो कुछ ना कुछ चाल चलेगी भाई, क्योंकि उसको तो नुकसान हो जाएगा, उसका व्यापार अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो कंपनी का कहना था, यहाँ पर देखिए, अब जो भी नवाबों को कहना था उन्होंने कह दिया। अब कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को कि बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तो तबाह हो रहा है। भाई तुमको इतना टैक्स चाहिए, तुम इतना पैसा लोगे और तुमने मना कर दिया सब कुछ चीज़ें, तो हमारा तो व्यापार ही तबाह हो जाएगा। और हमारा व्यापार तो तभी आगे बढ़ सकता है ना जब जो सरकार है वो शुल्क हटा ले। मतलब अगर वो हमसे टैक्स लेगी तो हम भैया कैसे अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। उसके पास लोग कम थे, तो उसने सोचा कि यार अगर अपना व्यापार फैलाना है तो इसमें लोगों की भर्ती, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एरिया होना चाहिए, तो गांव खरीदने होंगे और किलों का फिर से निर्माण करना होगा। अब ये जो धीरे धीरे ना काफ़ी सीरियस हो गया था ये मैटर। और इसी के बाद ये जो सारी मैंने कहानी सुनाई है ना, इसी कहानी का परिणाम था आपका प्लासी का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा है कि प्लासी का युद्ध आखिर में होने के पीछे क्या रीजंस थे। तो ये जो मैं आपको कहानी सुना रही थी ना, ये बिना मतलब का नहीं सुना रही थी, क्योंकि ये प्लासी के युद्ध का आपसे रीजन पूछेगा और कुछ भी लाइन लिखेगा, तो जिसने भी इतनी डिटेल में चीज़ें पढ़ी होंगी मुझे नहीं लगता है कि वो गलत करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि व्यापार से युद्ध तक, इसी की वजह से लास्ट में होता है प्लासी का युद्ध। अब देखिए, प्लासी का युद्ध भी काफ़ी खतरनाक था। अभी आप देखेंगे, ये है रॉबर्ट क्लाइव। अभी हम आगे पढ़ेंगे हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लासी का युद्ध, क्योंकि अंग्रेज जो कंपनी थी वो भी उनकी बात नहीं मानना चाह रही थी, और जो नवाब थे वो कह रहे थे कि भाई तुम लोगों ने बहुत गड़बड़ी की है, बहुत धोखाधड़ी की है, अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि ये जो नवाब है ना, यही हमारे रास्ते का कांटा है, इनको हटाना पड़ेगा। और या तो हमारे पास कोई एक ऐसा नवाब हो जो कठपुतली हो, जो हमारे इशारों पे चले, हम बोले कि हमको ये काम करना है तो बीच में आनाकानी ना करे, तो हमारा जो है काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस होगा। हाँ, ये बात और है कि बाद में कंपनी को लगा कि कोई भी नवाब आए ये अड़चन डालेगा ही डालेगा, तो क्यों ना हम ही बन जाए नवाब। ये भी सेम चीज़ हुई है, अभी देखिएगा आप।
अब प्लासी का युद्ध होता है 1756 में अलीवर्दी खान की, होता नहीं है, मैं स्टोरी सुना रही हूँ आपको भी। 1756 में क्या होता है, अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से बनता है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। अब देखो, सिराजुद्दौला कठपुतली टाइप का नहीं था, तो कंपनी को इससे डर था, क्योंकि सिराजुद्दौला एक ऐसा नवाब था ना कि जो वो अंग्रेजों के इशारों पे नहीं, उसको जो सही लगेगा वही वो फरमान जारी करेगा। ठीक है, तो इसकी ताकत से काफ़ी डरा हुआ था। सिराजुद्दौला की जगह पे कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी, जो उसके जो भी काम है उसमें कोई बेसिकली बाधा ना डाले, आनाकानी ना करे। तो कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो कॉम्पिटिटर हैं, क्यों ना उसी में से किसी को नवाब बना दिया जाए, तो वो हमारे इशारों पे चलेंगे और कंपनी इसमें जो है कंपनी को इसमें फ़ायदा भी होगा। तो इसी में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, क्योंकि ये जो कंपनी थी ना, ये कौन राजा बनेगा, किसको राजा बनना चाहिए, इन सब चीज़ों मैटर में ना बहुत घुसती थी। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि देखो भाई, तुम्हारा जो काम है तुम वो काम करो, हमारे मैटर में तुम बीच में मत आओ। ठीक है, किलेबंदी भी रोके और साथ में बोला कि तुमको राजस्व भी चुकाना होगा। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ जो सिराजुद्दौला है उसने क्या किया, कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर एक तरीके से हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसर को भी गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला भी डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार भी छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में भी ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा करने के लिए उधर जाने लगा। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास की जो कंपनी थी उसने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो भी उनकी सेना थी उसको भेज दिया। देखो, अब ये प्लासी का युद्ध का अभी हम पढ़ेंगे, बट इसके पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सिराजुद्दौला था, अगर ये भी उनकी बात मान लेता तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। बट सिराजुद्दौला एक ऐसा था कि एक तो पावरफुल था ही, साथ में ये कंपनी के इशारों पे नहीं चलना चाहता है, चलेगा भी नहीं। और बट कंपनी चाहती थी कि हमको कठपुतली नवाब मिले। अब ये क्या कि जो कंपनी थी वो मैटर में घुसने लगी कि भाई ये नवाब बनना चाहिए, अगला राजा ये बनना चाहिए, इस तरीके से काम होना चाहिए। तो सिराजुद्दौला ने बोला देखो भाई, तुम्हारा ये मैटर नहीं है, तो तुम इस मैटर से दूर रहो। और साथ में खुद गए और नवाब जो है कासिम बाजार में स्थित जो कंपनी के ठिकाने थे उसको कब्जे में भी ले लिया। ठीक है, अब ये बात पता चल गई जो मद्रास में तैनात कंपनी है उनको भी कि भाई कलकत्ता तो हमारे हाथ से निकल चुका है। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम एक सेना बनाते हैं और इसको लीड करेगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था उसका सेनापति में से ही एक सेनापति, मतलब घर का भेदी लंका ढावे, उसी के सेनापति था ना मीर जाफर। इसी की वजह से ये सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि मीर जाफर की जो सेना थी ना, वो इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लेती है। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर इस मीर जाफर को अपने में मिला दिया था कि देखो भाई, हम सिराजुद्दौला को हटाकर तुमको नवाब बनाएंगे। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। ये पूरी लाइन पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा। 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के हारने का रीज़न क्या है, और वो रीज़न है मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर पहले बोलता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, बट जब रॉबर्ट क्लाइव इसको लालच देता है कि देखो इसको हटाते हैं, तुमको नवाब बनाएंगे, तो ये फिर शामिल ही नहीं होता है। ठीक है, खैर बाद में मीर जाफर को भी ये सब हटा देते हैं, क्योंकि मीर जाफर भी कंपनी की बात सुनता नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो 1757 याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम बक्सर का युद्ध आगे पढ़ेंगे, बट मैंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है क्योंकि सेम एनसीईआरटी सेम होती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1764 में। ठीक है, ये एचटेट में पूछा गया है, सोशल साइंस में। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में लगाए हुए हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि प्लासी के युद्ध में बेचारा सिराजुद्दौला हार जाता है और उसी के ग्रुप्स वाले ने इसको धोखा दे दिया। अब आखिर में प्लासी की जो जंग है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसीलिए हो जाता है ना क्योंकि भारत में पहली बार ये कंपनी की एक बहुत बड़ी जीत थी। कंपनी अभी तक जीत नहीं रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब हम धीरे धीरे ये सारे जो हैं एरियाज उसको कब्जा सकते हैं। प्लासी की जंग, खैर ये बात और है कि सिराजुद्दौला के ही वो जो मीर जाफर था उसी की वजह से होता है,
बट ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। अब आपने देखा कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया क्योंकि उसने धोखा दे दिया था मीर जाफर ने। अब मीर जाफर नवाब बनता है। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। मतलब कंपनी ये नहीं सोच रही थी कि यार वो चाहती तो खुद भी बन सकते थे, बट उनका मेन उद्देश्य था अपने व्यापार को फैलाना। और ये तभी संभव हो सकता है जब कोई नवाब उनके साथ हो। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से, मान लो वहीं के इन नवाबों की ही वजह से अगर हो जाए तो उनको लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ेगी और उनको सारे राज्य भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका मेन मोटिव था कि हमें शासन नहीं, हमें व्यापार को फैलाना है। अब जल्द ही कंपनी को ये फील होने लगा कि भाई ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जो ये कठपुतली नवाब है ना, ये हमेशा तो हमारे इशारों पर नहीं चलेंगे। आखिरकार भाई उनको भी तो प्रजा की नज़र में अपना दिखाना होगा सम्मान, अपना पावर। तो फिर कंपनी क्या करती। अब जब मीर जाफ़र ने भी, आपको पता ही है, मीर जाफ़र भले से स्टार्टिंग में कठपुतली था, बट इसने भी कंपनी का विरोध किया। तो कंपनी ने क्या किया, इसको भी हटा दिया। अब बना दिया मीर कासिम को। अब मीर कासिम भी परेशान करने लगा। तो बक्सर की लड़ाई होती है 1764। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, बक्सर की लड़ाई 1764। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। ये देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि कोई चीज़ मिस ना हो। बक्सर की लड़ाई जो है 1764 में उसको भी हराना पड़ा। ठीक है, मीर कासिम को। अब उसको बंगाल से बाहर भी कर दिया गया। मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने, सोचिए, नवाब खुद अब हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देगा। सोचिए, कहाँ पहले कंपनी नवाब को देता था, अब उल्टा हो रहा है। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरत तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे, क्योंकि कंपनी का ना काफ़ी खराब एक्सपीरियंस था कठपुतली नवाबों के साथ। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा बेकार सा इनके साथ अनुभव रहा है। तो क्लाइव ने ही ऐलान किया कि अब हम खुद ही नवाब बनते हैं, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, तो आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पे नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने कब्जा किया है। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में ही खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि ब्रिटेन में और कुछ तो था नहीं बेचने के लिए, भारत में बेचने के लिए। इसी वजह से फिर क्या होता है कि प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की भी जरूरत नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले, दफ्तर का जो भी काम वगैरह है उसका खर्चा भी उठा सकती थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये खुद ही नवाब बन गए। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान भी बना दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनका जो विशाल राजस्व है उस पर इनको नियंत्रण भी मिल चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला है वो किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। तो प्लासी का युद्ध ही आपका कब हुआ बताइए, 1757। घुमा फिरा के पूछता है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ये सीटेट में भी पूछा हुआ है, बट दूसरे एग्जाम में भी। ठीक है, तो बस अब यहाँ इसके बाद से आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, बट हम ये पढ़ लेते हैं। कंपनी का शासन जो है ना धीरे धीरे फैलता गया। 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। एंड ये लाइन सेम पूछी हुई है कि आखिर में किस तरीके से कंपनी ने पूरे भारतीय राज्य पे कब्जा किया। तो देखो, किसी भी अनजान इलाके में कंपनी ने कभी भी सीधे सैनिक हमला नहीं किया है कि चलो भाई डायरेक्ट हमला करते हैं, नहीं। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया है। बहुत ही चालाकी से, कभी भी इसने डायरेक्ट हमला नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि बक्सर की लड़ाई आप सोचो 1764। इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या किया, रेजिडेंट तैनात किए थे। अब ये रेजिडेंट क्या होते थे, ये कंपनी के राजनीतिक या फिर व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, इनका काम होता था कि कंपनी के हित की रक्षा करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और इसी रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी जो हैं वो भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देते थे।
जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि राजा कौन होगा, किस पे किसको बैठाया जाएगा, किस पद पर। तो इस तरीके की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे ताकि उनका काम आसान हो जाए। भाई अगर मेरे हिसाब से जो राजा बनेगा तो मेरा काम अच्छा चलेगा। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। ठीक है, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का कोई अधिकार नहीं था। सहायक संधि में ऐसा भी होता था। ठीक है, तो रेजिडेंट उन्होंने तैनात किए थे। डायरेक्ट उन्होंने नहीं कि हमको ये राज्य चाहिए, रेजिडेंट तैनात किया और इसी रेजिडेंट के थ्रू वो अलग अलग मैटर में भी इन्वॉल्व हो जाते थे। ठीक है, अब जो लोग भी सहायक संधि एक्सेप्ट करेगा उसको स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार भी नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। सोचो, मतलब आपको उल्टा पैसा देना है। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका पूरा इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये किसी भी राज्य पर कब्जा करते थे। पहले क्या करेंगे, रेजिडेंट तैयार करेंगे। रेजिडेंट तैयार करने के बाद सहायक संधि, अगर मान लो किसी पे इन्होंने किसी भी रियासत पे सहायक संधि थोप दी तो अब जिस पे भी होगा वो अपनी स्वतंत्र सेना तो रखेगा नहीं। ठीक है, हाँ उसको कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन तो मिलेगा, बट इसके लिए इसको कंपनी को उल्टा पैसा देना होगा। और मान लीजिए अगर आप पैसा नहीं चुका पाए तो आपका पूरा इलाका ये अपने कब्जे में ले लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी कूटनीतिक तरीके से कब्जाते थे। ठीक है, जैसे कि रिचार्ड जो वेलेजली है ये गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 में। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। ये जो सहायक संधि थी ना बहुत ही खतरनाक थी। आपको उल्टा अपने प्रोटेक्शन के लिए पैसा देना है, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपका पूरा एरिया और किसी का आधा एरिया कंपनी अपने कब्जे में लेती थी। ठीक है, तो ये इनका एक तरीके से स्ट्रेटेजी था कि किस तरीके से हमको पूरा कब्जा करना है। तो इस तरीके से आज की यही क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यहाँ पर ये आपका इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, वैसे मैंने अपने साइड से आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है क्योंकि ये क्लास 8 की हिस्ट्री, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आपको समझना होगा कि कंपनी किसने किस किस तरीके से क्या क्या तरीके अपनाए थे राज्यों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो ये एक छोटी सी क्लास थी। बाकी जिसको नोट्स चाहिए होगा मैसेज कर देना व्हाट्सअप नंबर पे, बहुत ही मिनिमम प्राइस में है ताकि हर एक स्टूडेंट्स ले सके, इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एटलीस्ट आज तो कर दो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।